डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी यूट्यूब चैनल पर राजनीति विज्ञान के मेरे प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं लोक प्रशासन की प्रकृति और परिभाषा विषय क्षेत्र पर परिचर्चा के गत 3 रिकॉर्डिंग आपको समर्पित कर चुका हूं और आज के क्रम में यह चौथी रिकॉर्डिंग आपको समर्पित कर रहा हूं और इस आशा और विश्वास के साथ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और एक बृहत्तर विद्यार्थी समुदाय तक उसे प्रेषित करने में हमारा सहयोग करेंगे कि अधिकाधिक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी इस चैनल से लाभान्वित हो सकें। आज मैं परिचर्चा करूंगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का और कला के दृष्टिकोण का। 2 दृष्टिकोणों की परिचर्चा मैं अपने पिछले रिकॉर्डिंग में कर चुका हूं, जिसमें प्रबंधकीय दृष्टिकोण और एकीकृत दृष्टिकोण की परिचर्चा विस्तृत रूप से हो चुकी है और इसी क्रम में मैं आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण और कला के दृष्टिकोण पर परिचर्चा करूंगा। कला और विज्ञान के दृष्टिकोण पर परिचर्चा करना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि एकीकृत और प्रबंधकीय दृष्टिकोण की जो त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों का समाधान और समाहार वैज्ञानिक और कला के दृष्टिकोण में परिलक्षित होता है। तो वैज्ञानिकों ने लोक प्रशासन की प्रकृति और स्वभाव को समझने के लिए जिस नए दृष्टिकोण का प्रकृति को समझने के लिए अनुसंधान किया, वह दृष्टिकोण है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मूलतया तथ्यों पर आधारित क्रमबद्ध दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है, जिसमें क्रमबद्धता हो, सुसंगतता हो। तथ्यों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। विज्ञान का एक सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान या विशेष ज्ञान। विज्ञान मानव की क्षमताओं का उत्कृष्ट और प्रामाणिक स्वरूप है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अधिकाधिक मात्रा में सत्यता पाई जाती है, या बहुत सरल शब्दों में कहें तो इसके स्वभाव को अर्थात लोक प्रशासन के स्वभाव को अत्यंत निकटता और प्रामाणिकता के साथ उद्घाटित करने और स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का लोक प्रशासन के विद्वानों ने सहारा दिया। अभी तक तो क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान आपने, जिसमें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अनिवार्य रूप से जैसे पहली सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, दूसरी के बाद तीसरी सीढ़ी होती है, विज्ञान इसी क्रमबद्धता का अनुसरण करता है और एक निश्चित परिणाम तक पहुंचता है। लेकिन इन दुरूह शब्दों और शब्दावलियों से हम बाहर निकलें और विज्ञान को साधारण रूप में समझने का प्रयास करें तो विज्ञान कहते हैं जहां कार्य और कारण का संबंध हो और परिणाम सुनिश्चित हो। जैसे बरसात हुई है तो मिट्टी गीली है, तो मिट्टी गीले होने का कारण क्या है? बरसात का होना, और परिणाम के रूप में हमारे सम्मुख मिट्टी गीली पाई जाती है, उसका कारण है बरसात का होना। तो जहां कार्य और कारण के परिणाम स्वरूप एक निश्चित परिणाम निकले, उसे हम विज्ञान कहते हैं। जैसे 2 और 2 धन 2 बराबर 4 होगा, इस पर देश काल और परिस्थितियों का कोई प्रतिकूल अनुकूल प्रभाव नहीं होता है, परिणाम सदैव 4 ही आएगा, इसे हम विज्ञान कहते हैं। तो कार्य क्या है? 2 वस्तुएं और 2 वस्तुएं, ये 2 वस्तुओं का कार्य और 2 वस्तुओं का कारक मिलके परिणाम 4 होता है। एक निश्चित परिणाम, उसे भारत में भी 4 कहेंगे और कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में हर जगह 4 कहेंगे। इसको कहते हैं विज्ञान, जहां कार्य कारण संबंधों का निश्चित परिणाम होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने से पानी बनेगा, ये विज्ञान है।
इसका प्रयोग बार बार करके देखेंगे तो हर जगह परिणाम समान आएगा। इस पर देश काल और परिस्थितियों का कोई प्रतिकूल प्रभाव अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे हम विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान में जहां परिणाम सुनिश्चित हो, जहां पर कार्य कारण संबंध हो और जहां पर यह परिणाम बता दिया जाए कि ये क्रिया और ये क्रिया साथ घटित होंगी तो परिणाम अमुक आएगा, यह सुनिश्चित होगा। 1 और 1 का परिणाम 2 होगा, यह परिणाम सुनिश्चित है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनेगा, यह परिणाम सुनिश्चित है और इसे हम करके देख सकते हैं। तो विज्ञान में कार्य कारण संबंध, उसका प्रयोग किया जा सकता है, उसका निश्चित परिणाम जाना जा सकता है और यह प्रयोग बार बार किया जा सकता है। और परिणाम जब परिणाम एक आए, परिणाम में एक रूपता आ जाए तो हम इस दृष्टिकोण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं। प्रसिद्ध लोक प्रशासन के विद्वान एल बर्नार्ड ने विज्ञान के 6 मानक निश्चित किए, 6 बिंदु बताए हैं। पहला है परीक्षण, दूसरा है उसका सत्यापन, तीसरा है उसकी परिभाषा की जा सकती है, पुनः चौथा पॉइंट है, चौथा बिंदु है कि उसका वर्गीकरण किया जा सकता है, पांचवा बिंदु है उसका संगठन बनाया जा सकता है और छठा बिंदु है उसका उन्मुखीकरण किया जा सकता है, उसको ओरिएंटेड बनाया जा सकता है। तो लोक प्रशासन के प्रसिद्ध विज्ञान एल बर्नार्ड ने कहा कि लोक प्रशासन अब इन 6 बिंदुओं का स्पर्श करता है, इसलिए लोक प्रशासन विज्ञान है। उनके विज्ञान कहने के पीछे तर्क थे, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट संभव है, परीक्षण इसका लेबोरेटरीज में इसका एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। तो जैसे विज्ञान के लिए, भौतिक विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, जो भी प्राकृतिक विज्ञान है उनका प्रयोगशालाओं में परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन लोक प्रशासन का प्रयोग हम पूर्ण रूप से किसी प्रयोगशाला लेबोरेटरी में बैठ के नहीं कर सकते, लेकिन लोगों के बीच समाज में बैठ के राजनीतिक परिवेश पर्यावरण में, सामाजिक आर्थिक मनोवैज्ञानिक परिवेश और पर्यावरण में हम लोक प्रशासन का परीक्षण कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसका लिटमस टेस्ट कर सकते हैं, उसका सत्यापन कर सकते हैं, उसकी परिभाषा कर सकते हैं, उसे डिफाइन कर सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसका वर्गीकरण कर सकते हैं और जहां पर यह प्रयोग घटित होता है उसके हम संगठन को जान सकते हैं। दूसरे शब्दों में जहां पर यह क्रिया संपादित होती है उसकी संरचना या संगठन को जान सकते हैं और उसका झुकाव, उस प्रयोग का झुकाव किस ओर है, वो उसका ओरिएंटेशन क्या है, इसको हम सहजता से जान सकते हैं। विज्ञान में प्रयोग एवं पूर्वानुमान लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में विज्ञान में भविष्यवाणी करना संभव है। भविष्यवाणी करना इसलिए कि यह क्रमबद्ध तथ्यों पर आधारित होता है, परिणाम सुनिश्चित होता है, इसलिए यह क्रमबद्ध तथ्यों के आधार पर इसमें भविष्यवाणी करना संभव होता है। वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त ज्ञान सदैव प्रमाणित माना जाता है, उसे लोक वैधता प्राप्त होती है, जनता उसे स्वीकार करती है, क्योंकि जनता का कार्य कारण संबंधों पर आधारित एक निश्चित परिणाम जब आता है तो जनता उस पर विश्वास करती है और विज्ञान के तथ्यों को सदैव सिद्ध करके दिखाया जा सकता है। विज्ञान को तथ्यों पर सिद्ध किया जा सकता है, इसलिए लोक विश्वास विज्ञान पर धीरे धीरे क्रमशः शनै शनै सुदृढ़ होता जाता है। दूसरे शब्दों में और कह सकते हैं कि तथ्यों का संयोजन विज्ञान कहलाता है। और लोक प्रशासन के विज्ञान मानने वाले विद्वानों में प्रसिद्ध हैं विलोबी, लूथर गुलिक, लिंडल उर्विक, वुड्रो विल्सन, चार्ल्स बियर्ड जैसे महापुरुष लोक प्रशासन के विद्वान लोक प्रशासन के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। अब क्रमबद्धता,
उसका सत्यापन, तथ्यों के आधार पर इसका सिद्ध किया जाना, इसे हम किस प्रकार लोक प्रशासन में देख सकते हैं। लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान की एक शाखा है। जिस कार्यपालिका शाखा में जिस सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं, उस सरकार का पुनः निर्वाचित होना, पुनः उसका मतदाताओं के सम्मुख जाना, मतदाताओं का समर्थन मिल जाना और विजय श्री का वर्ण करना, यह लोक प्रशासन की वैज्ञानिकता है। और उसका कार्य क्या है? लोक प्रशासन ने जो विहित कार्य राजनीतिक प्रशासन को उत्तरदायित्व के रूप में सुनिश्चित किया है, और जो कार्यपालिका, जो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री ऐसे कृत्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन करता है, ऐसी प्रशासन को, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था को निश्चित रूप से जन समर्थन प्राप्त है। और ऐसी सरकार जिसे जन समर्थन प्राप्त हो जाता है, वह सरकार पुनः सरकार की संरचना करता है। ये लोक प्रशासन की वैज्ञानिकता है कि अच्छा कार्य ये कारण हो गया और परिणाम में सरकार का बनना। तो जब भी हम कार्य कारण संबंधों के आधार पर एक निश्चित परिणाम की ओर बढ़ते हैं, तो इसे हम लोक प्रशासन की वैज्ञानिक प्रकृति या वैज्ञानिक स्वभाव कहते हैं। लोक प्रशासन ने कई ऐसी नीति निर्माण किया है जिस पर जनता का प्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त होता है। यह लोक प्रशासन की वैज्ञानिक प्रकृति है। सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं, जैसे उदाहरण के रूप में समझें, यह किसी सरकार का समर्थन और विरोध नहीं है। उदाहरण के लिए भारत की सरकार ने भ्रष्टाचार के निवारण के लिए पहली एनडीए की सरकार के पहले फेज में, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए, प्रधानमंत्री नियुक्त हुए, राष्ट्रपति महोदय ने उन्हें प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई, नियुक्ति की, और उन्हें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को मिला जुला भारत की जनता का समर्थन प्राप्त हुआ। उस सरकार ने निर्णय लिया कि हम भ्रष्टाचार और काले धन के निवारण के लिए नोटबंदी करेंगे। जनता, पूरे राष्ट्र की जनता, समस्त प्रदेशों की जनता इस नोटबंदी से बहुत परेशान है। बैंकों में एटीएम के जहां जहां एटीएम के स्थान थे, वहां लंबी लंबी कतारें लगती थी। फिर भी सरकार को आम चुनाव में बहुमत प्राप्त हुआ। इसका कारण था कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में सरकार ने जो नीति निर्माण, निर्णय निर्माण किया, वह जनता की ओर अभिमुख था। ओरिएंटेड, पीपुल ओरिएंटेड वर्क थे। डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग उसी ओर थी, तो उसे जन समर्थन प्राप्त हुआ। इसे हम कहते हैं लोक प्रशासन की प्रकृति का अधिकाधिक मात्रा में वैज्ञानिक होना, या विज्ञान के सदृश होना, विज्ञान के समीप होना। इन विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन ने कुछ ऐसे सिद्धांतों का निर्माण कर लिया है जो सार्वभौमिक, यूनिवर्सल हैं, जिनका प्रयोग हर जगह हो सकता है। विश्व के किसी भी राज्य में अगर लोक प्रशासन इसका प्रयोग करे तो उसका परिणाम एक निकलता है, सकारात्मक निकलता है। तो जब भी हम सिद्धांत का मानकीकरण करते हैं, सार्वभौमिकीकरण करते हैं, यूनिवर्सल उसको बना देते हैं, हर जगह वह क्रिया घटित होती है और परिणाम एक सा आता है, तब हम कहते हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति या लोक प्रशासन का स्वभाव विज्ञान पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन विज्ञान के समीप हो रहा है, विज्ञान की तरह हो रहा है। इसे हम लोक प्रशासन की वैज्ञानिक प्रकृति या लोक प्रशासन के स्वभाव को वैज्ञानिक कह सकते हैं। इन सिद्धांतों का जो लोक प्रशासन ने भी ऐसे कुछ सार्वजनिक से जो सार्वभौमिक सिद्धांत बनाए हैं, वह प्रत्येक जगह घटित होता है, प्रत्येक जगह पाया जाता है। जैसे नीति निर्माण, निर्णय निर्माण, क्रियान्वयन, तथ्यों का मानकीकरण, उत्तरदायित्व का निर्धारण, भविष्यवाणी की संभावना, निश्चित परिणाम की
प्राप्ति की प्रत्याशा या आशा लोक प्रशासन को वैज्ञानिक बना देता है। लोक प्रशासन की प्रकृति के, लोक प्रशासन के स्वभाव को वैज्ञानिक बना देता है। और विलोबी, लूथर गुलिक, लिंडल ओरविक और वुडरो विल्सन, चार्ल्स बियर्ड जैसे विद्वानों का मानना है कि लोक प्रशासन अपने सिद्धांतों का प्रयोग करके, वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करके, कार्य कारण के आधार पर एक निश्चित परिणाम प्राप्त करने वाले सिद्धांतों का प्रयोग करके एक निश्चित परिणाम प्राप्त कर सकता है। अर्थात दूसरे शब्दों में, बहुत आसान शब्दों में कहें तो वैज्ञानिक पद्धतियों का, वैज्ञानिक दृष्टि का, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके लोक प्रशासन अपने उद्देश्यों को सहजता से, सरलता से प्राप्त कर सकता है। बिलोबी के अनुसार, बिलोबी महोदय कहते हैं कि लोक प्रशासन में विज्ञान के लक्षण विद्यमान हैं। लोक प्रशासन में विज्ञान के लक्षण विद्यमान हैं, उपस्थित हैं। ऐसा विलोबी महोदय ने इसलिए कहा कि लोक प्रशासन में विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत पाए जाते हैं। मूलभूत सिद्धांत क्यों पाए जाते हैं? मूलभूत सिद्धांत इसलिए पाए जाते हैं कि लोक प्रशासन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, अपने कार्यों को सम्यक रूप से पूरा करने के लिए प्रथमतः नीति निर्माण करता है। नीति निर्माण करने के बाद उन नीतियों को पर निर्णय लेता है, लागू करता है, नीतियों पर निर्णय निर्माण करता है, पॉलिसी मेकिंग करता है, फिर डिसीजन करता है, फिर उस पर कंप्लायंस करता है, उसका क्रियान्वयन करता है, और क्रियान्वयन करता है तो जनता के सामने उसका प्रतिफल प्राप्त होता है। लोक प्रशासन का उद्देश्य है जन कल्याण। और जो भी सरकार, जो भी लोक प्रशासन क्रमबद्ध तरीके से, संवैधानिक तरीके से या संविधान में उसको जो निर्देश कार्यपालिका को संविधान प्रदान करता है, विधियां प्रदान करती हैं, अगर उन विधियों और संवैधानिक निर्देशों का, संवैधानिक और विधिक उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए लोक प्रशासन प्रयास करता है, और प्रयास का जब परिणाम निकलता है तो हम कहते हैं कि यह लोक प्रशासन की वैज्ञानिक प्रकृति है, लोक प्रशासन का वैज्ञानिक स्वभाव है। अब इसको थोड़ा सा और उदाहरण से समझने का प्रयास करें। जैसे कोई विद्यार्थी प्रतिदिवस अपने अध्ययन के क्रम में, अपने अध्ययन की प्रक्रिया को निरंतरता में जारी रखता है, निरंतरता बनाए रखता है, तो उसका परिणाम, परीक्षा का परिणाम भी अच्छा होता है और उसके ज्ञान का परिणाम भी अच्छा होता है, और उस विद्यार्थी को ध्येय की प्राप्ति होती है, लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो कारण क्या है? परिश्रम का करना। और परिश्रम को कैसे करना? माता पिता ने जो कर्तव्य आरोपित किए हैं अपने पुत्र पर, और एक विद्यार्थी का जो कर्तव्य होता है, उन कर्तव्यों का उसने सम्यक पूर्वक, बहुत कुशलता पूर्वक निर्वहन किया, तो उसके सामने परिणाम के रूप में परिणाम उसका निकलता है, अच्छे अंकों से वह उत्तीर्ण करता है, वह प्रतियोगी परीक्षाओं तक को उत्तीर्ण कर जाता है, प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है। इसी प्रकार लोक प्रशासन अपने विधिक, संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, जनता के सपनों को साकार करने के लिए जो लोक प्रशासन सचेष्ट होता है, उसे हम कहते हैं कि यह लोक प्रशासन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। चार्ल्स बियर्ड ने लोक प्रशासन में के वैज्ञानिक स्वभाव के विषय में कहा है कि लोक प्रशासन में ऐसे नियम तथा स्वयं सिद्ध सूत्रों का विकास कर लिया है, जो स्वयं अपने आप में सिद्ध हैं, स्वयं सिद्ध सूत्रों का विकास कर लिया है, जिसके विषय में अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन के व्यवहार में एक रूपता पाई जाती है।
लोक प्रशासन का व्यवहार एक समान आ गया, हर जगह का परिणाम एक हो रहा है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है, जिसके आधार पर लोक प्रशासन में भविष्यवाणी की जा सकती है। और जहां भविष्यवाणी है, परिणाम की एकरूपता है। समझने का प्रयास करें हम कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 × 2 = 4 का परिणाम हर जगह आ जाएगा एक। तो यह प्रयोग आप जहां करेंगे तो परिणाम एक आएगा। इसकी परिणाम की, इसको कहते हैं परिणाम की एकरूपता। इस प्रकार जहां परिणाम एक हो जाए, जहां पर परिणाम सुनिश्चित हो जाए, उसे हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहेंगे। और लोक प्रशासन ने ऐसे सार्वभौमिक सिद्धांतों का विकास कर लिया है, नीति निर्माण, निर्णय निर्माण, क्रियान्वयन, उत्तरदायित्व का निर्धारण, उच्च अधिकारी द्वारा निम्न अधिकारी को दिया गया निर्देश, नियंत्रण, आदेश के माध्यम से लोक प्रशासन अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन अधिकाधिक रूप से वैज्ञानिक है। इसका स्वभाव विज्ञान की तरह है, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक प्रकृति के बाद लोक प्रशासन का दूसरा दृष्टिकोण, जो बड़ा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है और जिसके पक्ष में अनेक तर्क रखे जा सकते हैं और विद्वानों ने इसे तर्क से पुष्ट करने का प्रयास किया है, वह है कला का दृष्टिकोण। लोक प्रशासन के कला के दृष्टिकोण के पक्षपोषक विद्वानों में हैं आर्डवे रीड और ग्लैडन महोदय और रीड महोदय का मानना है कि लोक प्रशासन अधिकाधिक रूप से कला है। वो कहते हैं विज्ञान यह पूर्ण रूप से प्रकृति विज्ञान की तरह विज्ञान नहीं हो सकता है, यह अधिकाधिक रूप में कला है। और कला कहते हैं कार्य में कुशलता को। कला कार्य कौशल है जिसके माध्यम से लक्षित कार्य को पूरा किया जा सकता है। किसी कार्य को करने की मानवीय क्षमता को, किसी भी कार्य को अगर मनुष्य संपन्न करता है तो जो मनुष्य की क्षमता है उसे कला कहा जाता है। कार्य कुशलता, क्षमता, दक्षता कला में समाहित होती है, या कार्य कुशलता, क्षमता और दक्षता कला के तत्व होते हैं। कला में भाव एवं भावना, सौंदर्य, प्रयोग तथा उपादेयता एवं प्रासंगिकता पाई जाती है। तब हम कहेंगे कि यह कला है। कला एक विशेष योग्यता है। कला मनुष्य की योग्यता जिसमें सिद्धांत की अपेक्षा अभ्यास पर बल दिया गया है, उसे हम कला कहेंगे। यह ग्लैडन महोदय ने स्वीकार किया है, कहा है कि कला मनुष्य की योग्यता जिसमें सिद्धांत की अपेक्षा अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है, उसे हम कला कहते हैं। और इस दृष्टि से लोक प्रशासन भी एक कला है। आर्थर रीड महोदय कहते हैं कि प्रशासन एक सुंदर कला है। लोक प्रशासन में व्यक्तिगत जो प्रशासनिक गुण विद्यमान होते हैं या जो नैसर्गिक प्रतिभा होती है, उसे हम लोक प्रशासन की कला कह सकते हैं। महात्मा गांधी का स्वतंत्रता के मुक्ति संग्राम में जिस प्रकार का प्रयोग और जिस प्रकार की उपादेयता है, उसे हम व्यक्तिगत रूप से महात्मा गांधी की कला कह सकते हैं। यह राजनीतिक कला है, राजनीतिक चातुर्य है। यह रचनात्मक स्वतंत्रता के विमुक्ति में किया गया प्रयोग है। यह उनकी कला है। चाहे करो मरो सत्याग्रह, उतने बड़े साम्राज्य की जड़ों को झकझोर देने का सामर्थ्य अगर महात्मा गांधी में आता है तो वह उनके नेतृत्व के नैसर्गिक गुण और उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा का प्रतिफल है। हम उनके बातों से असहमत हो सकते हैं और होनी भी चाहिए असहमति, लेकिन उनके कृत्यों ने लोक राजनीतिक कला के क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन को जो धार दी, जो दशा और दिशा को निर्धारित किया, वह अभूतपूर्व है। हम असहमति के साथ भी उनके इस कला का सम्मान करते हैं।
इसी प्रकार आर्थिक रीड महोदय ने कहा कि यह एक सुंदर कला है। तो लोक प्रशासन मूल रूप से एक कला है। अभी थोड़ा सा कला को और सहज ढंग से समझने का प्रयास करें तो हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि कला अपने मन के भावों को दृश्य या अदृश्य रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में और आसान कहें तो अपने मन के भावों को दृश्य या अदृश्य रूप में व्यक्त करना कला कहलाती है। जैसे एक चित्रकार एक चित्र बनाता है तो उसके मन में वो बातें आती हैं, फिर उसकी अभिव्यक्ति करता है कैनवास पर, ब्लैक बोर्ड पर एक चित्र बना देता है, एक सुंदर चित्र बनाता है, वह विस्थापित करता है, मन के भावों को उकेर देता है, वह तूलिका से अपने ब्रश से एक सुंदर सा चित्र बना देता है, सम्मोहक आकर्षक चित्र बना देता है। यह उसकी कार्य की कुशलता है कि वह सुंदर चित्र बना लेता है और मन के भावों को व्यक्त कर लेता है। इसी प्रकार कला शब्दों के रूप में भी, दृश्य के रूप में नहीं, वो शब्द के रूप में भी अभिव्यक्ति पाती है। तो एक कवि एक उपन्यासकार, एक गजलकार अपनी बातों को, अपनी संवेदना के सत्य को कला के माध्यम से, शब्दों की कला के माध्यम से, संवेदना के माध्यम से अभिव्यक्त कर देता है, तो वह उसकी कला हो जाती है। इसी प्रकार लोक प्रशासन में प्रशासक अपनी कार्यकुशलता, अपनी दक्षता, अपनी प्रासंगिकता, अपनी उपादेयता को जब निर्धारित कर देता है तो उसे हम कला कहते हैं। जैसे इस समय कोविड-19 की समस्या है तो प्रशासन का अधिकाधिक ध्यान इस बीमारी के प्रसार को रोकने, बीमार जो भी इससे ग्रस्त, कोविड-19 से ग्रस्त लोग हैं उन्हें उचित चिकित्सा प्रदान करना, देश के गरीबों को चिकित्सा प्रदान करना, इस रोग का इस वायरस का, इस विषाणु का सामाजिक प्रसार न हो, इसे रोकने के लिए लगातार प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती है और इसे रोकने का प्रयास किया जाता है। जनता से अपील की जाती है कि वह अधिक से अधिक सोशल डिस्टेंस, सामाजिक दूरी और फिजिकल डिस्टेंस, भौतिक दूरी को बनाकर इस रोग के प्रसार को रोके, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। महाविद्यालय नहीं खुले हैं, अभी ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। यह क्या है? प्रशासन की कला है। जैसे प्रशासन के सम्मुख चुनौतियां, प्रशासन उसका समाधान करने के लिए अपनी जो कार्य कुशलता, कार्य योजना बनाती है, जो दक्षता से कार्य करती है और उस कार्य के उपयोगिता जब सुनिश्चित हो जाती है, प्रासंगिकता सुनिश्चित हो जाती है, तो इसे हम कला कहते हैं। इसी तरह कला का एक पक्ष है कार्य कुशलता, क्षमता, दक्षता द्वारा कृत्यों का निर्वहन करना। अभी भारत के बहुत से हिस्से में, बहुत से प्रांतों में, जैसे बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, स्वयं उत्तर प्रदेश है, जो हम लोगों का प्रदेश है, उसमें बाढ़ की समस्या आई। जिला प्रशासन, जनपद प्रशासन, प्रदेश का प्रशासन उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन करता है, आपदा प्रबंधन करता है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भोजन की सामग्री हवाई मार्ग से पैकेट गिराए जाते हैं। जल पुलिस के लोग, जो बाढ़ में घिरे हुए लोग हैं, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन करके, आपदा प्रबंधन करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाता है। ये प्रशासन की क्षमता है, यह उसकी कार्यकुशलता है, यह उसकी दक्षता है। इसे हम लोक प्रशासन की कला कहेंगे। जिलाधिकारी विशेष अभिरुचि से, जो प्रशासनिक अधिकारी, मैंने कहा कि जैसे महात्मा गांधी का उदाहरण दिया, उसी प्रकार जो जिलाधिकारी अपनी दक्षता और क्षमता का प्रदर्शन करता है और अपनी दक्षता, अपनी प्रतिभा का प्रयोग करते हुए उसमें विशेष कौशल अर्जित कर लेता है, तो हम कहते हैं कि वह उसमें कला का विशेष गुण उपस्थित है। कला में भाव भी होता है, भावना भी होती है और सौंदर्य भी होता है। उसमें उपादेयता भी होती है और प्रासंगिकता भी होती है। अब प्रासंगिकता भी होती है, तब हम कहते हैं कि इसमें कला है।
अब लोक प्रशासन में इसमें कला का भाव क्या है? भाव है नीतियों का निर्माण करना। अगर मस्तिष्क में हमारी जनता की जो आकांक्षाएं हैं उसके लिए समाधान के लिए जो नीतियां बनाती हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, हम जनधन खाता योजना, किसानों से संबंधित आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम 1991 में परिवर्तन करना कि किसान अपने उत्पादनकर्ता भी बने और उसका व्यवसायिक उपयोग करते हुए उसे कहीं भी विक्रय के लिए किसी भी राज्य में जा सकता है। तो उसे उपभोक्ता भी बनाना, उसे उत्पादक भी बनाना तथा उसको व्यवसायी भी बनाना, उसके विक्रय करने का भी अधिकार अब तक उसे नहीं था। सरकार देकर यह किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। तो ये हमारे प्रशासन की भावना है, भाव है, उसकी भावना है, ताकि किसान हमारा खुशहाल हो, तभी भारत खुशहाल हो सकता है। सौंदर्य कहते हैं किसी चीज को पूर्णता में प्राप्त कर लेना। एक पुष्प पहले कली होती और पुष्प की पूर्णता क्या होती है? कली का पुष्प के रूप में पुष्पित हो जाना, प्रफुल्लित होकर खिल जाना, तब हम कहते हैं कि पुष्प पूरी तरह खिल गया। यही उसका सौंदर्य है, यही पुष्प का सौंदर्य है। और प्रशासन जब अपनी क्षमता, अपनी दक्षता, अपनी उपयोगिता, अपनी प्रासंगिकता क्या है? जहां पर बाढ़ आई हुई है, सेना के जवान, प्रशासनिक अधिकारी मिलके जनता को जब राहत उपलब्ध कराते हैं, जब सहायता उपलब्ध कराते हैं, तब उस जनता को लगता है कि हमारी भावनाओं का सम्मान हो रहा है। यही लोक प्रशासन की प्रासंगिकता है। इन बैरकों में और घरों में बैठ करके प्रशासन नहीं होता है। प्रशासन फील्ड वर्क में जाकर के जनता के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करना, जन कल्याण को सुनिश्चित करना और उसे शब्दों में नहीं, उसे प्रयोगों में ढालना, प्रयोगों में रूपायित करना कला है। इसीलिए और यही उसका सौंदर्य है। प्रशासन जब शहर के बड़े बड़े बिल्डिंगों से निकलकर गांव की गलियों में जाता है, उन जल प्लावित स्थानों की ओर निकल पड़ता है, उन असुरक्षित स्थानों पर रहने वाले लोगों के लिए जल पुलिस जाती है और उन्हें सुरक्षित बच्चों को, महिलाओं को, माताओं को ले आके पहुंचा देते हैं। ऐसे जवान, सेना के जवान भी बुलाने पड़ते हैं। यह प्रशासन की प्रासंगिकता है और यही प्रशासन का सौंदर्य है, क्योंकि प्रशासन अपने पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, वह जन कल्याण को सुनिश्चित कर लेता है। तो कला एक विशेष योग्यता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रशासन अधिकाधिक रूप से कला है और इसीलिए आर्थर रीड ने कहा था कि यह एक सुंदर कला है। सुंदर कला इसलिए है कि यह जन समस्याओं का समाधान करती है, यह जन कल्याण की कला है, यह प्रजाति की प्रसन्नता की कला है। इसीलिए लोक प्रशासन अधिकाधिक रूप में कला है और आज भी उसे वैज्ञानिक बनाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन हम पूर्णतः प्रकृति विज्ञान की तरह उसे विज्ञान नहीं बना सकते हैं। उसमें भविष्यवाणी करना संभव कर सकते हैं, हो सकता है ऐसा, उसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग हो सकता है, लेकिन लोक प्रशासन पूर्णतः विज्ञान नहीं है। उसमें विज्ञान के तत्व समाहित हैं, विज्ञान के तथ्य समाहित हैं, उसमें क्रमबद्धता है, परिणाम सुनिश्चित होता है, भविष्यवाणी संभव है, लेकिन यह पूर्णतः प्रकृति विज्ञान की तरह नहीं हो सकता है। इसलिए लोक प्रशासन अधिकाधिक रूप से कला है, जैसा कि ग्लेडन और आर्थर रीड महोदय ने अपनी मान्यताओं से इसे स्थापित करने का प्रयास किया है। अब हम अगले अंक में आपको लोक प्रशासन के क्षेत्र के विषय में बताएंगे। आशा है आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिकाधिक विद्यार्थियों तक इसकी पहुंच बनाने का प्रयास करेंगे। अन्य भी एक विद्यार्थी अगर चाहेगा तो अनेकों विद्यार्थी को यह परिचित कराएगा कि यह चैनल चल रहा है और जिसमें कोई शुल्क नहीं लगता है। आप अधिक से अधिक इससे लाभान्वित हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।